नमस्कार। सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम के लिए जितने भी हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जहाँ पर बिहार राज्य में ये हमारी जो ट्रेनिंग है चल रही है, और इस कार्यक्रम में इस ट्रेनिंग के दौरान आपने पीसीपी के और जो हमारी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण जो चला है आपके लिए, उसमें आपने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की है। समय समय पर हम भी आपको अलग से एक सपोर्टेड मटेरियल के रूप में कुछ आपको दृश्य सामग्री हम भेजते रहते हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण सामग्री आपको हम देने जा रहे हैं। जो आज का हमारा विषय है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में, उसका नाम है शीतकालीन व्याधियाँ, रोकथाम एवं आपातकालीन उपचार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये शीतकालीन सत्र जब भी आता है, जैसे ही मौसम बदलता है तो बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, और उन समस्याओं का किस तरह से निराकरण किया जाए, कैसे उनसे एक रक्षात्मक उपाय किए जाएं, बचाव किया जाए, तो ये हेल्थ वर्कर को जानना बहुत आवश्यक है। और इससे पहले हम आपको ये बताएं कि किस तरह से हमें ये रक्षात्मक उपाय करने हैं। हमारे साथ स्टूडियो में विषय विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। डॉक्टर देवेश चंद्र मिश्रा, आप निदेशक हैं गोपाल हॉस्पिटल पटना से। मैं उनका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र राय, आप चीफ मेडिकल ऑफिसर रहे हैं बिहार राज्य सरकार में स्वास्थ्य विभाग में, और आजकल अपनी सेवाएं जो हैं वो सर्जन के रूप में, प्लास्टिक सर्जन के रूप में दे रहे हैं। वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र राय जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब का स्वागत है। ये कार्यक्रम वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, और आज विशेषज्ञ जो हमारे साथ में मौजूद हैं उनके साथ हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये प्रश्न जो है डॉक्टर देवेश चंद्र मिश्रा जी से करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, हमारे जो जैसे ही ऋतु चेंज होती है, कोई भी सीज़न जो है वो चेंज होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉडी को एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़े समय के लिए समस्या होती है। और वर्षा के बाद में सीधा शीतकालीन जो है वो ऋतु आती है। तो वर्षा से शीतकालीन ऋतु में आते आते जो ट्रांजिशन पीरियड है, उस ट्रांजिशन पीरियड में किस तरह से नई नई बीमारियां जो हैं वो आती हैं, और उन बीमारियों के नाम सबसे पहले तो हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको ठीक से मालूम होने चाहिए। नमस्कार। आपने चौहान साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में अनेक बीमारियां आती हैं। खास करके कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, संक्रामक रोग, और कुछ असंक्रामक रोग हैं जो जाड़े के मौसम में ख़ास तौर पे परेशान करते हैं हमारी आबादी को, खास करके गरीब तबके की आबादी को, और लोगों को भी। जो अमीर तबके के लोग हैं वो तो बहुत सारे उपचार करके रखते हैं, उपाय करके, लेकिन गरीब तबके के लोगों को ख़ास तौर पे ये करता है। उसमें सबसे पहले हम नॉन संक्रामक रोग जो हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, मैं पहले उनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो जैसे जाड़े के दिनों में आपने सुना होगा कि बूढ़े लोग गए बाहर और उनको लकवा मार गया, स्ट्रोक जिसको कहते हैं। बाथरूम में गए, बाथरूम में जाने के बाद उनको हृदयाघात हो गया। ये सर्दियों के मौसम में ये ज़्यादातर होता हुआ देखा गया। कारण भी है, होता क्या है कि जाड़े के दिनों में वासोकंस्ट्रिक्शन होता है। ये वासोकंस्ट्रिक्शन स्ट्रोक की बीमारी को बढ़ा देता है, हृदयाघात को भी बढ़ा देता है। इसमें बड़े अलर्ट रहने की ज़रूरत है। खास करके गांव में गरीब तबका है, वहाँ पे चिकित्सक भी तुरंत उपलब्ध नहीं है। तो तुरंत उपलब्ध नहीं है तो हम लोगों को हमारे स्वास्थ्य करता ही वहाँ पर चिकित्सक की भूमिका निभाते हैं। उन्हें इसकी बुनियादी जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई हृदयाघात का मरीज आया या पक्षाघात का मरीज आया तो उसको क्या करेंगे। तो एक एक करके हम लोग उठाते हैं, जैसे पक्षाघात को उठाते हैं जी। तो पक्षाघात में मरीज गिर जाता है, उसका
मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, एक हाथ एक पाँव काम करना बंद कर देता है, मरीज बेहोश भी हो जाता है। वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हुआ तो ब्रेन हेमरेज वगैरह भी होने का डर रहता है। ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहला काम करना है कि मरीज़ को वहाँ से उठा करके ले जाना है ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ा गर्म हो वातावरण, नहीं तो कंबल ही ओढ़ा दिया। कंबल ओढ़ाने के बाद हम लोग यह देखते हैं कि उसे अगर पक्षाघात हुआ है तो दाएं तरफ है बाएं तरफ है, जो भी उसको चेक करने के बाद एक हाथ नहीं काम कर रहा है, एक पैर नहीं काम कर रहा है, मुंह एक तरफ थोड़ा घूम गया है, तो वैसे मरीज़ को हम लोग जितनी जल्द हो सके, अगर हमारे स्वास्थ्यकर्ता के पास तो ब्लड प्रेशर मशीन रहता है, उनको ब्लड प्रेशर नापना भी आता है, तो ब्लड प्रेशर देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर बढ़ा हुआ है तो उसे तत्काल हम लोग नज़दीक के जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पहुँचाने का उपाय करते हैं, ताकि चिकित्सक उनका तुरंत उपचार कर सकें और जो मरीज है उसका कम से कम क्षति हो। तो ये रोकथाम के उपाय हैं। ले जाना है उसे अच्छी तरह से ढक कर ले जाना है, ऐसा नहीं कि ठंडा में ही ले करके चले गए। फिर आते हैं हृदयाघात की तरफ। जी। हृदयाघात में हार्ट अटैक जब होता है तो मरीज को अचानक छाती में बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है। हालांकि डायबिटीज़ वाले को ऐसा भी देखा गया है कि कम दर्द में भी हृदयाघात होता हो, लेकिन छाती में दर्द भारीपन इतना तो महसूस होता ही होता है, और साथ साथ उसके बहुत तेज़ पसीना आने लगता है। तेज़ पसीना आता है और छाती में अगर दर्द महसूस हो रहा हो, खास करके सर्दियों में, तो हमें इसके मामले में तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। उसके पल्स देखने चाहिए, उसका ब्लड प्रेशर देखना चाहिए, और पल्स ब्लड प्रेशर देखने के बाद यदि संभव हो, अगर लगता है कि हार्ट अटैक का है तो कुछ नहीं, सॉर्बिट्रेट की एक गोली आती है, उसकी जीभ के नीचे डाल देते हैं और यथाशीघ्र उसे चिकित्सक के पास ले जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ जाने के बाद चिकित्सक उसका तुरंत और सब इन्वेस्टिगेशन करके उसका पूरा सही उपचार करेंगे और मरीज की जान बच सकती है। आपको मालूम हो कि हृदयाघात का शुरू का पीरियड जो होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है जी। अगर उस शुरू के पीरियड में आप चिकित्सक के पास ले गए तो आप समझिए कि आपने मरीज को बचा लिया, और अगर ले जाने में आपने विलंब किया तो मरीज को आप लूज कर सकते हैं। ज़्यादातर संभावना है कि लूज भी कर सकते हैं। गांव देहात में ये चीज़ें होती हुई देखी गई है। बहुत बार आपने सुना होगा कि गया पखाना के लिए गया और वहीं पे रह गया, वह निकल ही नहीं पाया। बहुत सारे इस तरह के, डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब सर्दी के मौसम में इस तरह के केसेस कई बार सुनने में आते हैं, और देखा गया है कि जब लोग अक्सर इस तरह की पता भी नहीं चलता लोगों को, और अचानक उन्हें पता लगता है कि बाथरूम में वो पड़े हुए हैं और वहाँ से निकाला तो बोल नहीं रहे, और बिल्कुल जैसा कि बताया हृदयाघात हो सकता है, उनको पक्षाघात हो सकता है इस तरह की बीमारियों में। तो यहाँ पर क्या होता है कि शीघ्र उपचार और कहीं है ही नहीं हमारे पास में, और जब तक हम हॉस्पिटल लेके पहुँचते तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो निश्चित रूप से जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है अपनी निभाते हैं। एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो ये कार्य करते हैं, तो दिस इज द लिंक, इम्पोर्टेंट लिंक ऑफ द हेल्थ वर्कर। तो ये जो हेल्थ वर्कर का जो लिंक है, जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, और बहुत सारे लोगों का जीवन जो है बचाने में ये किस तरह से हेल्प करेंगे। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इनको आसानी से उठा करके जल्दी से उनको कुछ हल्का सा जो उपचार देते हुए जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर साहब, और कौन कौन सी ऐसी शीतकालीन सत्र में जो है वो और बीमारियां हो सकती हैं जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? बच्चों में खतरे सबसे ज़्यादा हाइपोथर्मिया के चांसेस रहते हैं। उनका टेम्परेचर गिर जाता है और फिर चिकित्सक तक आते उसकी स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। जितने छोटे बच्चे हैं उसको हाइपोथर्मिया का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। उसका टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। छोटा बच्चा रहता है, उसका बाहर का जो एरिया रहता है ना, वह एरिया ज़्यादा रहता है, वो ठंड के ज़्यादा एक्सपोजर में रहता है। बड़ा होने के बाद वह एरिया कंटैक्ट में कम रहता है वो। तो नतीजा होता है कि शिशु जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं ठंड के प्रति। इसलिए हम लोग कहते हैं ठंडा से बचा के रखो। ठंडा से, जो ठंड हम लोग आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं, शिशु उसे नहीं बर्दाश्त कर पाते, इसलिए उन्हें ढक करके रखते हैं। गांव में दिक्कत क्या है कि गांव में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाते हैं। अलाव जलाने के बाद कमरा बंद कर लेते हैं, उसके भीतर बुर्सी रख लेते हैं, आग सुलगा लेते हैं और कमरा को बंद कर लेते हैं।
नतीजा क्या होता है कि उस कमरे में उससे निकलने वाली बहुत सी विषैली गैसें भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड की ही मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, वह भी हमारे भीतर बीमारियों को जन्म देता है। कई तरह की चीज़, यहाँ तक कि मृत्यु तक भी वह ले जा सकता है बच्चों को इसके लिए बचा करके रखना है, जहाँ वेल वेंटिलेटेड हो और उसके बावजूद ठंड से बचने के उपाय करने हैं। जब भी अगर हम आग के पास रखते भी हैं तो इसी जगह पे रखते हैं कि जहाँ पर कि खुला हुआ जगह हो, वेंटिलेशन का जहाँ पर उपाय हो, ताकि बच्चे उस गैस से जो जहरीली गैसें निकलती है ना, जलावन जलाने से, अलाव जलाने से, ये से उससे वो बच सकें। जी बिल्कुल, कई बार अंगीठी या इस तरह की जो लोग रख लेते हैं जिसमें कोयला उसमें डाल देते हैं, तो उसमें तो विशेष रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो बहुत ही पॉइजनस होती है, जिसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली लोगों की मृत्यु हो जाती है, अक्सर ये देखा गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि इस तरह की जो जानकारी है वो अपने आसपास की कम्युनिटी को देते रहें और उन्हें बताते रहें कि ये किसी तरह की अंगीठी या किसी तरह का इस तरह का कोयले वाला जला करके नहीं रखना है, और साथ में किसी तरह का कोई भी इस तरह का अलाव वगैरह भी कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जलाना है। तो जो डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि आपको थोड़ा बहुत आग का सहारा भी लेना है तो बहुत हल्का जो है कहीं बाहर ही वो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, बाकी इन चीज़ों से दूर रहें, स्मोक वगैरह से दूर रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, इसमें जो हमारे वृद्ध लोग हैं ख़ास तौर से, उनको ज़्यादातर आग की आवश्यकता होती है, तो ये जो आग की जो कंसेप्ट है वो पहले से पुराने टाइम से ही चला आ रहा है। जब भी मानव को ठंड लगती है या कुछ होता है तो वो आग जला लेता है, तो उसमें उनके लिए कुछ नुकसान है क्या? आग से बचने की बात मैं नहीं कर रहा। आग तो जाड़े के दिनों में अमृत के समान ही माना जाता है। जी। आग से बचने की बात मैं नहीं कर रहा। आग से निकलने वाला जो धुआं है, उस धुआं से बचना है। वो धुआं देखेंगे कि खांसी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इन फेरिंजाइटिस, इन सबों के रूप में वह प्रकट होता है, और वो धीरे धीरे बढ़ते 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 उपचार लेने की परंपरा गांव में थोड़ा कम है। लोग कम उपचार लेते हैं, आधा अधूरा उपचार लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये स्मोक जो है ना, ये खतरनाक होता है। अगर वैसा कुछ होता है तो तुरंत उसका उपचार करें, चिकित्सक के पास ले जाएं, और दवा का जो डोज चिकित्सक लिखते हैं उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करें। आधे अधूरे ढंग से किया गया इलाज उस मरीज के लिए भी जानलेवा होता है। और आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की यह दायित्व है कि वह उन लोगों को बताएं कि दवा का पूरा डोज लेना जरूरी है। चिकित्सक ने जो उपाय बताए हैं, जो रोकथाम के उपाय बताए हैं, उन सबों का पूरा पूरा पालन किया जाए। बिल्कुल, जो अगर आप उनका पालन ठीक से नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से लापरवाही से आपका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है, और अक्सर देखा गया है कि थोड़ी सी ठंड लगने पर जो अगर आप ठीक से उपचार नहीं लेते हैं तो फिर आपको एक बड़ी समस्या हो सकती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना बहुत आवश्यक होगा मेरे ख्याल से। ये जानकारी तो उन सभी लोगों के लिए है ही जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, साथ में जो जनरल पब्लिक है, जो कम्युनिटी है, उसके लिए भी क्या हम कुछ ऐसा बता सकते हैं कि ठंड के समय में वो ठंड से बचने के लिए कुछ घर में यूज़ करने वाली जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब्जी हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं भोजन में जो ले आने से एक तरह से थोड़ा सा ठंड से बचा जा सकता है? ये तो बहुत ही, ठंड जितना नुकसान देने वाली चीज़ है उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। वो इसलिए कि इस दिनों बहुत सी मौसमी सब्जियां और फल हमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो कैल्शियम के रिच सोर्स हैं, जैसे गोभी, बंद गोभी, टमाटर, पालक, ये सब सर्दियों के फल सब्जियां हैं, ये इस्तेमाल करना है। इसमें आयरन के भी रिच सोर्स है, चुकंदर, गाजर, ये सब इस्तेमाल करने का है, खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए जहां आयरन की कमी हो जाती है गर्भावस्था में, तो चुकंदर, गाजर उसमें काम आएगा। कैल्शियम कमी होती है, गोभी, बंद गोभी, ये सब का पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करें तो इसका बड़ा लाभ हो सकता है। इसके अलावा अभी अमरूद का सीज़न है। अब हम ये कभी जोर नहीं देते कि जो आसपास में जो फलते हैं फल, उन्हीं का इस्तेमाल करने का। अब कहीं दूर में होता है, कहीं सेब है, अंगूर है, जो दुर्लभ है, इस मौसम का सब्जी फल नहीं है, उसके इस्तेमाल की तरफ से उससे बचना चाहिए। और जो मौसमी फल, मौसमी सब्जियां हैं, उनके इस्तेमाल में कतई देरी नहीं करनी चाहिए, उसकी भरपूर मात्रा लें ताकि जच्चा बच्चा को पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल सके। गांव के लोगों को, खास करके आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं,
तो इन बातों पर आपको ख़ास जोर देना है कि जो मौसमी फल साग सब्जियां हैं उनके इस्तेमाल पे जोर दें। उनको बताएं कि कैल्शियम का रिच सोर्स है बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, पालक। उनको बताएं कि गाजर और चुकंदर में कितना आयरन होता है। उन्हें ये भी बताएं कि हरी सब्जियों में कितने फाइबर्स होते हैं जो आपके आंत और पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। उन्हें सर्दियों के दिनों में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फ़ैट के इस्तेमाल के बारे में। बहुत से लोग या तो फ़ैट से बहुत बचते हैं या फ़ैट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो न इससे बहुत बचना है और न इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कम मात्रा में फ़ैट हम लोग ले सकते हैं। 2 चम्मच घी या इस तरह की चीज़ लेने में कतई हर्ज नहीं है। इसके अलावा अंडा सर्दियों के लिए हम लोगों के गांव में भी प्रचलित है कि जाड़े के दिनों में अंडा करना चाहिए। एक हमको कहावत याद आ रहा है जिसमें कहा जाता है कि अगर महसूस हो जाड़े में सर्दी तो इस्तेमाल कर अंडे की जर्दी। तो अंडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दी से बचने का नहीं भी है तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, यहाँ आपने बहुत ही कई चीज़ें ऐसी मेंशन की डॉक्टर साहब जो पब्लिक की पहुँच में हैं, और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि सर्दी के समय में यदि आप दूध लेते हैं, गुड़ लेते हैं साथ में, गुड़ जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है दूध के साथ में रात को, तो आपकी सर्दी निश्चित रूप से दूर हो सकती है। बादाम निश्चित रूप से काफ़ी महंगा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बादाम ही चाहिए। जो अगर बादाम की जगह आजकल मूंगफली जो है वो ठंड के दिनों में बहुत ही सभी के पहुंच में होती हैं और वो आप आराम से उनको ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपनी यदि फूड में शामिल कर लेते हैं, खाने में शामिल कर लेते हैं, तो इसका हमें एक बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है और सर्दी से भी बचाव हो सकता है। तो इसका हम ध्यान रखें। साथ में डॉक्टर राय सर, मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर राय, आप ऑलरेडी चूँकि एक बड़े महत्वपूर्ण पद पर भी आप रहे हैं और आपने बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे। ठंड के दिनों में जिस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो किस किस तरह की संख्या के और किस किस तरह की बीमारियों के पेशेंट जो हैं वो आपके पास में आते रहे हैं? धन्यवाद चौहान साहब, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो डॉक्टर मिश्रा ने भी कॉमन बीमारी के बारे में बताया है, लेकिन हम लोग एज सर्जन जो देखते हैं, जाड़े में जले हुए मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, खासकर बच्चों का, महिलाओं का, बूढ़े लोगों का होता ये है। और उसमें भी आजकल बिजली की उपलब्धता पहले से बढ़ गई है, उसके चलते लोग हीटर वगैरह का, ब्लोअर वगैरह का इस्तेमाल करने लगे हैं देहात में भी। उसी तरह से बहुत लोग लकड़ी भी जला कर के रखते हैं। बूढ़े लोग थोड़ा सा वो आग तापने के क्रम में, बच्चे फिर उनके पास आते हैं, उसी क्रम में वो वूलन कपड़े या चादर वगैरह भी पहने रहते हैं या उनको बांधा गया रहता है। कभी कभी वो आग तापने के क्रम में ब्लोअर के पास, हीटर के पास, वो जलावन के पास आ जाते हैं और असावधानी बस या जागरूकता की कमी के चलते वो कपड़े में आग लगती है और बहुत ही भयानक ढंग से वो जल जाते हैं। कभी कभी तो मोर देन 90%, जिनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें थोड़ा सा जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं, अगर वो थोड़ी जागरूकता फैलाएं कि भाई सावधान रहना है जागरूकता के द्वारा, और थोड़ी सी रोकथाम के उपाय बताने से कि भाई कमरा थोड़ा खुला रहे और ब्लोअर से दूरी बनावें, कपड़े ढीले ढाले नहीं हों, जब हम बैठें सामने तो कपड़ों को संभाल कर बैठें, आग से काफ़ी दूर रहें, गैस के चूल्हा से दूर रहें, लटकते हुए कपड़े कम से कम गृहिणियों को बतावें। तो बहुत ही करीब करीब 90% जले हुए मरीजों की संख्या में कमी की जा सकती है, बचा जा सकता है, कहने का तात्पर्य है। और उसके बाद जो जलते हैं खासकर बच्चे, उसमें पैनिकी होते हैं लोग, तो जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को बता सकते हैं तुरंत जलने के बाद ठंडे पानी से उस अंगों को धोना चाहिए, और बच्चों को जिसको भी जो भी जला हो तुरंत अपने इलाज में नहीं रखकर उनको नज़दीक के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर या ऊंचे जगह पर उनको ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। यूजुअली एक और देखा जाता है कि लोग दवाएं खा करके, ब्लड प्रेशर की जो दवा लेते हैं, डायबिटीज़ की लेते हैं, अनियमित रूप से वो लेते हैं, उसके चलते भी कई बार ब्रेन का ओरिएंटेशन उनका गड़बड़ हो जाता है और वो पहचान नहीं पाते हैं। उसी तरह से बच्चों में भी कन्वल्सन की दवाएं चलती हैं, कभी कभी कम लिए या ज़्यादा ले लिए वो भी सो जाते हैं, आग पकड़ने पर भी वो नहीं मालूम पड़ता। इसलिए
घर के जो जिम्मेवार लोग हैं उनको भी बताया जाना चाहिए। चिकित्सक जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं वो उनको बता सकते हैं कि जो भी दवा खा रहे हैं वो ज़रूर दवा लें और उनकी एक प्रॉपर निगरानी में बच्चों को, महिलाओं को दिया जाए। तो और इस तरह से है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने कि ठंड के दिनों में ख़ास तौर से जो जले हुए मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसका कारण भी आपने बताया कि ठंड के दिनों में लोग अक्सर आग के पास में बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और आग से जल जाते हैं कई बार, और कई बार हीटर, ब्लोअर इनसे भी जल जाते हैं। तो इन केसेस में बहुत ज़्यादा संख्या जो जैसे बढ़ रही है, तो उसको निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो उसमें कमी ला सकते हैं और लोगों को सही जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब, जैसे जहाँ पर इस तरह के केसेस होते हैं जो जल जाते हैं जैसे लोग, तो स्वास्थ्यकर्ता उनका किस तरह से मदद कर सकता है, अधिक से अधिक कैसे उनको इमीडिएटली जो उपचार दे सकता है? कि हमारे यहाँ पे जो आपका ये मॉड्यूल 3 है उसमें आपातकालीन उपचार और उसका प्रबंधन की हमने बात की है। ख़ास तौर से यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारा मॉड्यूल 3 है। इसमें देखिए मॉड्यूल 3 में हमारा जो हम लेसन नंबर 4 यदि देखते हैं तो इसमें बड़ा स्पष्ट आपातकालीन प्रबंधन की बात हमने की है, और इसमें जले हुए लोगों के लिए उसकी भी बात की है, उपचार की। तो डॉक्टर साहब, किस तरह से ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधिक से अधिक जो है इसमें इनकी हेल्प कर सकते हैं, और क्या वो उपचार इमीडिएट दे सकते हैं जो लोग नहीं जानते? एक्चुअली बच्चों में और बुज़ुर्गों में थोड़ी सी भी अगर उसमें हम लोग ये देखते हैं कि 5 to 10% अगर बर्न है, सियाने में है, तो उसको लोकली वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसका इलाज कर सकते हैं। उस पार्ट को कोल्ड वाटर से धो करके फिर बहुत से लोकली अवेलेबल क्रीम, उसमें खासकर सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम होता है, और कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोलिन क्रीम है, कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम है, इवन एलोवेरा आजकल उसके भी क्रीम, मॉइस्चराइज़र या उसको लगाया जा सकता है जो एंटीसेप्टिक क्रीम हो प्रॉपरली क्लीन करने के बाद। लेकिन बच्चों में और बुज़ुर्गों में, गर्भवती महिलाओं में और चेहरा जलने के बाद, हेड नेक की जलन के बाद, पेरिनियल जलने के बाद, जहाँ पेशाब प्रजनन के अंग हैं, थोड़ा सा भी जलता है तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ऐसे मरीजों को नज़दीक के प्राथमिक केंद्र में ले जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ बर्न जो पूरा जला हुआ क्षेत्र है उससे ज़्यादा वो कौन सा है जगह जला हुआ है उसका केयर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उन सब अंगों को साफ रखते हुए, जो घर के लोग पैनिकी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनको थोड़ा धैर्य देते हुए और जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सफाई बरतते हुए, हो सके तो ग्लव्स पहन करके उस पार्ट को क्लीन करके और नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना चाहिए। उनको यथासंभव ये पेरिनियल बर्न, हेड नेक बर्न, बच्चों में इवन 5-10% भी बर्न है तो उसको हम लोग क्रिटिकल मानते हैं। बुजुर्गों में जिनको ब्रोंकियल आजमा है, दमा की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, बच्चों में कन्वल्सन है, तो गर्भवती महिला है, वो उसमें रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों का इलाज स्थानीय तौर पर नहीं करके उनको जलने के एरिया और जगह के आधार पर निर्णय ले करके उनको नज़दीक के चिकित्सा केंद्र में उपयुक्त चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी डॉक्टर साहब दी, और हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर देवेश चंद्र मिश्रा सर ने भी जैसा बताया कि बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हैं, लेकिन ये मज़े की बात है कि जो शीतकालीन ये जो समय होता है ये बहुत ही आनंददायक होता है। इसमें ठंड का असर ज़रूर होता है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां तो नहीं भी होती हैं, क्योंकि जो वायरस बैक्टीरिया है उनका जो एक निश्चित टेम्परेचर पे वो ग्रो कर पाते हैं, और ये टेम्परेचर जो है बहुत लो होता है। तो यहाँ पर जो कुछ ही निश्चित बीमारियां हैं जो होती हैं तो उनका इजीली मतलब उपचार सब लोग मिलकर के कर सकते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। जी, एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे। जी, वो ये है कि जैसे बर्न का मरीज है तो उसके बारे में गांव में कुछ बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। एक कन्फ्यूज़न है कि फोड़ा पड़ गया, जैसे जल गया मरीज, तो उसे ठंडे पानी से हम धोएं या न धोएं, तो इसके बारे में कन्फ्यूज़न है। लोग नहीं उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, और दवाई उसको धोना चाहिए, ठंडे पानी से धोना चाहिए। दूसरा फोड़ा के संबंध में है, फोड़ा को लोग फोड़ देना चाहते हैं, जबकि फोड़ा एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है।
तो उसे फोड़ने की बजाय उसे स्वतः फूटने का हम लोग आशा देखते हैं। और उसके ऊपर से ही जो सिल्वर सल्फाडाइजीन या और जो क्रीम डॉक्टर साहब ने बताया उसका उसके ऊपर लेप अगर हम लोग करते हैं तो वह एक प्रोटेक्टिव इन्फेक्शन को वह प्रिवेंट करता है। गुड गुड सर, आपने बहुत अच्छा बताया। और साथ में आपने भी जानकारी दी कि ये जो शीतकालीन जो समय है इसमें आप अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो समय पे जो अवेलेबल होती हैं, मौसमी जो फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, इनका आप सब इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से एक संतुलित आहार तो आपको मिलेगा ही और साथ में आपके स्वास्थ्य का रक्षण भी होगा। और यही जानकारी जो है हमारी जो कम्युनिटी है उस तक आपको पहुंचानी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं और इसको आपको करते रहना है। और किस तरह से आप ये शीतकालीन सत्र में इन व्याधियों से इनको बचाएंगे, उपचार इनका करेंगे, ये आपने जानकारी प्राप्त की। इसको आप अपने व्यवहार में लाइए और इसको प्रैक्टिकल बनाइए। जो लोग परीक्षा के लिए जा रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपातकालीन स्थितियों के प्रबंधन में विस्तार से बर्न के मरीज़ का कैसे देखभाल करें, ये लकवा के मरीज़ की कैसे देखभाल करें, हृदयाघात में क्या करें, इसकी चर्चा की गई है। संक्षिप्त ही चर्चा है, उसे ठीक से पढ़ लें और परीक्षा में उनसे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी है और पूछा जा सकता है। बिल्कुल। और जलने वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी भी इस तरह की जो एक अच्छा प्रश्न इस पर बन जाता है कि किस तरह से वर्न हो रहा है और कैसे कैसे इसका उपचार और बचाव किया जा सकता है। और निमोनिया ख़ासतौर से इसमें आता है, तो निमोनिया जो बच्चों में हो जाता है, ये 2-3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लोगों को देख लेना चाहिए। जी, आखिरी में एक बात और मैं जोर देना चाहूँगा, वो ये कि किताब की शुरुआत में जो क्या करना है क्या नहीं करना है की सूची है, उसे ज़रूर एक बार पाठ कर लिया करें लोग, ताकि जब भी उपचार के लिए कदम बढ़ाएं तो क्या नहीं करना है ये हमेशा ध्यान में आ जाए। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि अत्यधिक उपचार करके हम मरीज़ को लाभ की बजाय हानि पहुंचा देते हैं। उसे यथाशीघ्र चिकित्सक के पास या उसके उपचार केंद्र तक पहुंचा करके आप उस मरीज़ और समाज का ज़्यादा कल्याण करें। बिल्कुल, आप अपनी सीमा में रह कर के उपचार करें और उस सीमा का ध्यान रखते हुए लोगों को, कम्युनिटी को पूरा फ़ायदा पहुंचाएं और सरकार की सहायता करें। सरकार के विभिन्न जो सरकारी कार्यक्रम हैं उनमें आप भाग लेंगे और सरकार निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रमों में जोड़े रखेगी, तो आपको इसका एक बड़ा एडवांटेज भी होगा। तो आज हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं, डॉक्टर देवेश चंद्र मिश्रा जी का, डॉक्टर राय सर का, जो हमारे साथ स्टूडियो में आए और आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।